जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट क्लास में हम लोग देखेंगे बाल विकास एवं शिक्षण विधि, यानी बाल विकास से पूछे गए प्रश्नों को हम लोग देखेंगे पूरे व्याख्या सहित। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। ठीक है, क्या सवाल है कि आप एक अति सक्रिय बालक को कैसे सही दिशा में लाएंगे। उसे पहली पंक्ति में बैठाएंगे तथा उस पर कड़ी नजर रखेंगे, या उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, उसे श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए इसमें क्या है कि पहली पंक्ति में बैठाएंगे कड़ी नजर रखने से, ठीक है, अति सक्रिय बालक सही दिशा में नहीं आएगा। उसे कक्षा के कोने में बैठने की जगह निर्धारित करेंगे, वो भी सही नहीं, ये भी नेगेटिव है। श्यामपट्ट आदि साफ करने का काम देंगे, ये भी नेगेटिव है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना होगा, तो ऐसे बच्चों को देखिए, ऐसे बच्चों को कक्ष के कार्यों का नेतृत्व प्रदान करना ठीक रहेगा। अतः इसका उत्तर होगा उपयुक्त विकल्प में से कोई नहीं। ठीक है, देखिए दूसरा सवाल है कि पृथक पृथक समझाते समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति साधारणतया आधारित होती है। किस पर आधारित होती है, तो उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। ठीक है, उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग समझाते समूह के व्यक्तियों के प्रति बच्चों की अभिवृत्ति सामान्यतः उनके अभिभावकों की चित्तवृत्ति पर आधारित होती है। अगला है कि आपको अपनी कक्षा में दो मंद बुद्धि बच्चों को बैठाने के लिए बोला गया है, तो आप क्या कीजिएगा। उन्हें अपने विद्यार्थी के रूप में ग्रहण करने से इनकार करेंगे, ठीक है, या प्रधानाध्यापक को उन्हें किसी और कक्षा जो कि मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष रूप से चिन्हित है में बैठाने के लिए बोलेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को सिखाने की तकनीक सिखाएंगे। तो देखिए ऐसे विद्यार्थियों को हम लोग सिखाने की तकनीक से सिखाएंगे। ठीक है, सिखाने की तकनीक से ही ऐसे विद्यार्थियों को सिखाएंगे, यानी ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। चलिए, एक शिक्षक को जो साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ क्या है। पहला दिया, उनके पास पर्याप्त धन संपदा होनी चाहिए ताकि उसे शिक्षण देने की जरूरत न पड़े। दूसरा क्या है, यहाँ पे आइए देखते हैं। दूसरा है कि उनका अधिकारियों के उच्च स्तर से संपर्क होना चाहिए, या उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। तो यही होगा कि उनका अपने विद्यार्थियों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना चाहिए। आगे देखिए, आगे एक शिक्षक को, ठीक है, एक शिक्षक को साधन संपन्न होना चाहिए, इसका अर्थ है कि शिक्षक को छात्रों की समस्याओं को हल करने का पर्याप्त ज्ञान होना आवश्यक है। अगला, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी होता है, तो व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षा में, अनुशासन में उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, बच्चों में संवेगात्मक समायोजन प्रभावी जो होता है वो हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक का जो उचित काम है वो क्या है। देखिए, कक्षा में विद्यार्थियों की रुचि बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को प्रश्न पूछना, ठीक है, प्रश्न पूछना ये सबसे उचित है। कक्षा में छात्रों की रुचि प्रश्न पूछने से ही बनती है। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है। विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है, तो देखिए विद्यार्थियों को विद्यालय में खेलना इसलिए उचित है कि यह उन्हें शारीरिक रूप से सशक्त कर बनाएगा, या शिक्षकों के लिए काम आसान करेगा, या समय बिताने में सहायक होगा, या यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। यही हो जाएगा ऑप्शन डी, यह सहयोग एवं शारीरिक संतुलन का विकास करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परिवार एक साधन है किसका, अनौपचारिक शिक्षा का या औपचारिक शिक्षा का। फिर ऑप्शन और है, गैर औपचारिक शिक्षा या दूरस्थ शिक्षा का। तो आंसर हो जाएगा परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन है। देखिए, व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा के तीन रूप होते हैं। ठीक है, व्यवस्था की दृष्टि से शिक्षा के तीन रूप होते हैं। औपचारिक शिक्षा, जो शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में चलती है, उसे औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा वह शिक्षा जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती है, और यह शिक्षा जीवन भर चलती है। बच्चे की प्रथम शिक्षा अनौपचारिक वातावरण में घर में रहकर ही पूरी होती है। उसके बाद है निरौपचारिक शिक्षा, या शिक्षा विद्यालय सीमा में नहीं बांधी जाती, जैसे प्रौढ़ शिक्षा, खुली शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ये इसी रूप में होती है। उसके बाद है शिक्षण का स्तर है स्मृति स्तर, बोध स्तर और चिंतन स्तर। ठीक है, आगे देखिए 9 नंबर की, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। कैसे विकसित कर सकता है,
तो आदर्श रूप से बर्ताव करके, यदि बच्चों के साथ हम आदर्श रूप से बर्ताव करेंगे, ठीक है, तो शिक्षक जो है विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। अगला देखिए कि एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है। एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो देखिए एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना। ठीक है, विद्यार्थियों की कठिनाई को दूर करना शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। आगे वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, क्या कहा जाता है? वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना स्टार्ट करता है, उसे क्या कहा जाता है? देखिए उसे कहा जाता है मूर्त क्रियात्मक अवस्था। ठीक है, मूर्त क्रियात्मक संक्रियात्मक अवस्था जो है, ठीक है, मूर्त क्रियात्मक या संक्रियात्मक अवस्था जो है 7 से 11 वर्ष में होता है। ठीक है, जिसमें बच्चा किसी वस्तु या घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना प्रारंभ कर देता है। अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा पियाजे द्वारा। ऑप्शन डी हो जाएगा, पियाजे द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे कि बच्चों के बौद्धिक संज्ञानात्मक विकास को जीन पियाजे ने 4 अवस्था में बांटा है। पहला है संवेदी पेशी गतिक अवस्था जो 0 से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में शिशु अपनी संवेदनाओं व शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। वह वस्तुओं को देखकर, सुनकर, स्पर्श करके ज्ञान ग्रहण करता है। ठीक है, और इस अवस्था में शिशु अपने हाथ पैर चलाना व बोलना सीख जाता है। दूसरा है पूर्व संक्रियात्मक या वैचारिक अवस्था, ये 2 से 7 वर्ष होता है। कितना होता है? 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में शिशु दूसरों के संपर्क से खिलौने व अनुकरण के माध्यम से सीखता है। शिशु अक्षर लिखना, गिनती गिनना, रंगों की पहचान आदि सीख लेता है। ठीक है, उसके बाद है मूर्त संक्रियात्मक यानी वैचारिक अवस्था। इसमें क्या होता है? ये 7 से लेके 12 वर्ष तक होती है। ठीक है, इस अवस्था में वे बच्चे, ठीक है, इस अवस्था में बच्चे में चिंतन की शुरुआत हो जाती है, पर उसका चिंतन मूर्त यानी प्रत्यक्ष वस्तुओं तक ही सीमित रहता है। ठीक है, याद रखिएगा। और अमूर्त औपचारिक तार्किक अवस्था जो होता है ये 12 से 15 वर्ष होता है। ठीक है, इस अवस्था में बच्चा मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने के योग्य हो जाता है। आगे है अल्पवयस्क बच्चों के अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इसमें जो होनी चाहिए वो होता है अग्र सक्रिय। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी। आगे बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? तो सवाल क्या है कि बच्चों के संज्ञानात्मक, अगला सवाल है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है। तो देखिए बच्चों के जो संज्ञानात्मक विकास है इसको परिभाषित करने के लिए विद्यालय एवं कक्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे है डैश को अनुप्रेरित शिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। डैश को अनुप्रेरित प्रशिक्षण के एक संकेत के रूप में विवेचित किया जाता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना। ठीक है, चलिए आगे है बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता क्या है। बचपन के सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता, तो देखिए इसका राइट आंसर होगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ठीक है, चलिए अगला एक प्रमाणीकृत पठन परीक्षण लेने के लिए 5वीं कक्षा को प्रस्तुत करने में शिक्षक को अधिकारिक परामर्श दिया जाता है किस चीज़ की। तो ऑप्शन है, देखिए पहला ऑप्शन है बच्चों को बोलना था परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण है तथा वह उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन करेगा। दूसरा क्या है, पूर्ववर्ती परीक्षा से प्रधान प्रश्नों को उन्हें चिन्हित करना एवं छात्रों को उन्हें उत्तर देने की अनुमति देना। तीसरा है निम्न कोटि के पाठकों को प्रशिक्षण देना ताकि कक्षा के शेष बच्चे किसी भी तरीके से अच्छा करें। चौथा है परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों का अभ्यास कराना। तो यह इसका आंसर होगा। ठीक है, परीक्षण में आने वाले समान प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए छात्रों को अभ्यास कराना। आगे है असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करेगा। तो सुनिर्मित पाठों में, स्वतंत्र अध्ययन में, नियोजित निर्देश में या अभ्यास पुस्तिकाओं में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्वतंत्र अध्ययन में। ठीक।
ठीक है, स्वतंत्र अध्ययन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, ठीक है, एक छात्र क्या बुद्धिमान है। आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या कीजिएगा? तो उसके साथ संतुष्ट रहेंगे, या उसे अतिरिक्त गृह कार्य नहीं देंगे, या वह जिससे अधिक प्रगति कर सके उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। तो देखिए ये दोनों जो है नेगेटिव सेंस वाला है, ठीक है, वह जिससे अधिक प्रगति कर सकेंगे उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे, ये पॉजिटिव सेंस में आता है, ठीक है। और उसके अभिभावकों को सूचित करेंगे कि वह बुद्धिमान है, ये भी नेगेटिव सेंस में आता है बाल विकास में, ठीक है। चलिए 20वां सवाल है कि यदि कुछ विद्यार्थी कक्षा में अध्ययन की चित्तवृत्ति में नहीं है तो आप क्या कीजिएगा? उन्हें अध्ययन के लिए बाध्य करेंगे? बाध्य तो नहीं कर सकते क्योंकि सीडीपी में बाध्य नाम का कोई शब्द नहीं है। उन विद्यार्थियों को कक्षा छोड़ने के लिए कहेंगे? ये भी गलत है। उन्हें चेतावनी देंगे कि वे अवश्य अध्ययन करें, नहीं तो प्रधानाध्यापक को सूचित कर देंगे। तो देखिए चेतावनी देना, वार्निंग देना, ये भी नहीं, ये सही नहीं है, ठीक है। उन्हें उनकी रुचि अथवा आप अपने विषय के अनुसार रुचिपूर्ण चीज़ें बताएंगे। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी, ठीक है। चलिए श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में अंतर्भुक्त किया जा सकता है? तो देखिए ये हो जाएगा आपका दृश्य साधन में, ठीक है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं शिक्षण में श्यामपट्ट दृश्य साधन है और अन्य दृश्य सामग्री मानचित्र, रेखाचित्र और मॉडल इत्यादि है। शिक्षण सहायक सामग्री में क्या क्या आता है, सो देख सकते हैं आप। देख सकते हैं शिक्षण सहायक सामग्री में जो आ जाएगा वो आ जाएगा दृश्य सामग्री। इसमें होगा बुलेटिन, बोर्ड, चित्र, पुस्तक, श्यामपट्ट, नमूने, चार्ट इत्यादि। और श्रव्य सामग्री में आएगा रेडियो, फोन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। और दृश्य श्रव्य सामग्री में सिनेमा, टीवी, नाटक इत्यादि आएगा, ठीक है। 22 नंबर है कि निम्न में से कौन शिक्षण कुशलता से संबंधित है? श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्नों को हल करना, या फिर प्रश्न पूछना, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। श्यामपट्ट पर लिखना, प्रश्न पूछना, प्रश्नों को हल करना आदि शिक्षण कुशलता से संबंधित है। अगला, कक्षा में जो विद्यार्थी प्रश्न पूछते हैं उन्हें कक्षा के बाद शिक्षक से मिलने की सलाह दी जाए? ये गलत है। कक्षा चर्चा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, ठीक है। लगातार प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया। जब प्रश्न पूछा जा रहा है तो प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। आगे, शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा फ्रोबेल ने, याद रखिएगा।